हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1950 या 1951? तो ये हुआ था 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में एक्चुअली था क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में अ, सबको कॉन्शियस करना था, समझाना था वैल्यू कि फैमिली को प्लान करना क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो वो बेटर जो फैमिली है हर तरीके से बेटर होता है, क्योंकि फाइनेंशियली जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ, हर चीज़ में बेटर होता है। अगर छोटी फैमिली होगी, बड़ी फैमिली भी हो सकती है, पर मेंटेन करता मेन इम्पोर्टेंस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो मेनली जो होता है छोटी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द बिगर फैमिलीज, राइट। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये इम्पॉर्टेंट था। और फिर जो हेल्थ के फैक्टर्स रह गए, जो चाइल्ड है, जो मदर है, नियोनेटल केयर, फिर डिलीवरी के पहले जो हो गया, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर आरसीएच। तो आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? रूटीन चेकअप हेल्थ रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजार्ड्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में ये भी होता है कि एजुकेट करना जो हमारे यूथ है। जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स या टीचर्स ही बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एडोलसेंस ये सब कुछ सिखाया जाता है, ताकि जो यूथ है और जो भी बच्चे हैं उनको कोई ऐसा मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, वो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले और आगे लाइफ में भी ऐसे गलत जैसे कि बहुत सारे ना वो रहते हैं, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है। तो उन सब को दूर करने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। एमनियोसिंटैसिस इज़ अ टेक्निक यूज टू। तो एमनियोसिंटैसिस क्या होता है? तो एमनियोसिंटैसिस अभी मतलब कि बैन हो चुका है। ठीक है, पहले ऐसे कि गलत चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि ये पता करने के लिए जो फीटस है वो मेल है कि फीमेल है। फीमेल फिटिसाइड में मतलब कि मार देते थे बच्चियों को, इसीलिए बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसमें सेल्स होते हैं। सेल से फिर पता मतलब कि सेल से पता चल जाता है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप उसमें रहेगा ना, तो पता चल जाता है कि फीमेल है कि मेल है। तो इसीलिए तो इसका मेन ये एम तो नहीं था। मेन एम ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, किसी भी तरीके का जेनेटिक डिजीज़ है, ये पता करने के लिए किया जाता था। तो इसका जो अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो हमेशा जेनेटिक डिजीज़ को टिक करिएगा, ना कि जो नॉर्मल डिजीज़ है, क्योंकि इससे जेनेटिक डिजीज़ पता चलता है। ठीक है, और इसका ये भी था कि फीमेल फिटिसाइड में यूज़ कर लेते थे पहले लोग, कि अगर लड़की है तो उसको मार देते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिटरमिन एरर्स इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो, पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डियक एलिमेंट्स इन एम्ब्रियो, डिटरमिन एनी हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन एम्ब्रियो। तो मैंने आपको कहा था कि अगर जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक कोई डिजीज़ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये किसके लिए होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होता है। तो डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, लेकिन जॉन्डिस ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कौन सा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा, जो जेनेटिक डिजीज नहीं होगा, वही हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर एक कॉजेज, क्वेश्चन नंबर 5, कॉज ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो इंक्रीज पॉपुलेशन कैसे हो गया? नंबर बढ़ेगा तभी ना। अगर कोई भी चीज़ है,
ठीक है। इंक्रीज़ कब होगा? जब उसका नंबर बढ़ेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कैसे होगा? अगर नंबर बढ़ेगा। तो एक तो बर्थ रेट बढ़ गया, ठीक है, ये भी सही है। मरने वाले लोग कम हो गए, डेथ रेट कम हो गया, ये भी सही है। लैक ऑफ एजुकेशन, अगर देखिए फैमिली प्लानिंग क्यों लाई गई? ताकि जो साइज, जैसे कि अगर किसी फैमिली में 10 बच्चे हैं और किसी में 2 है, तो क्वालिटी कहाँ मिलेगी? 2 वाले को मिलेगी ना, कि उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कराई जाएगी, फिर चेकअप बेटर होगा, है ना। जो भी मतलब कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर लोग कम होते हैं तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, और अगर लोग बढ़ जाएंगे तो वो थोड़ा कम मिल जाता है, थोड़ा सा कम हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है तो उन लोग को पता नहीं रहेगा कि सही क्या है, क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या बेटर है, मेरे ज़्यादा क्या बेटर होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। यहाँ पे भी वही कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन क्या, अगर किन्होंने इकोलॉजी वाली यूनिट पढ़ी होगी ना तो उनको ये सारे टर्म्स पता होंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर नेटालिटी क्या होती है? नेटालिटी होती है जब किसी का जन्म होगा, ठीक है, नेटालिटी बर्थ से होता है। मतलब इमिग्रेशन, अगर कोई आता है, ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन आएगा। मोर्टालिटी, मर जाना, और इमिग्रेशन मतलब चले जाना। तो अगर किसी का बर्थ होगा, कोई आ रहा है, तो नंबर बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से नेटालिटी और इमिग्रेशन से नंबर बढ़ता है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन होगा। जबकि मोर्टालिटी से तो मर जाएंगे, इमिग्रेशन तो चले जाना हुआ, तो नंबर कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन किससे होगा? नेटालिटी और इमिग्रेशन से। ओके। ना क्वेश्चन नंबर 7, कैरिंग कैपेसिटी, ये भी इकोलॉजी में एक टर्म है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर एक क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इन्वायरमेंट में रख सके, मैक्सिमम सस्टेन कर सके, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ऐसे समझते हैं कि एक बाउल है, कटोरा है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ कंचे रखे हैं, तो जितना कंचा उस कटोरी में आ सकता है, उस बाउल का क्या हो जाएगा? कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, वो उस बाउल का कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। वैसे ही इन्वायरमेंट में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो सस्टेन कर सके, उसको क्या कहेंगे? कैरिंग कैपेसिटी। तो आप लोग कमेंट में ये बताना कि कौन से लेटर से, ए बी सी, वैसे ही कैरिंग कैपेसिटी का भी एक लेटर होता है, तो वो कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है, ये कमेंट में बताना, ठीक है। इस चैप्टर का नहीं है पर फिर भी आप लोग बताना। तो इसका आंसर एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला तो वो कम प्राइस का होना चाहिए, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर वो इरिवर्सिबल हो गया तो फिर क्या फ़ायदा होगा? जैसे सपोज़ कोई कपल है कि उनको पहले बच्चा नहीं चाहिए था, फिर लेकिन उन्हें बाद में चाहिए, तो अगर वो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर ले कि एक बार यूज़ करने से फिर बाद में चाइल्ड ये में उन्हें दिक्कत आएगी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसीलिए इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे नहीं, बहुत दूर में मिलता है, तो फिर तो उसका भी यूजेज कम हो जाएगा। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होने चाहिए, है ना। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा नहीं है? इसमें पूछा गया है नॉटा, तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल वाला, क्योंकि रिवर्सिबल होना चाहिए ना कि इरिवर्सिबल। बाकी सारे सही हैं। फिर पूछा गया है विच मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ओवम एंड स्पर्म, है ना। तो ओवम एंड स्पर्म का जो चांसेस है मीटिंग का, अगर हम लोग उस प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करें तो उस मेथड का क्या नाम है ना। ओवम और स्पर्म को मिलने से अगर हम लोग रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो मेथड कौन सा कहलाता है? वो होता है बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड बोलते हैं उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ वन सच मेथड इन विच कपल्स अवॉइड फ्रॉम डे 10 to 17 टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो डे 10 to 17 है ना, इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं ना, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। और अगर ऐसा मतलब ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे है ना वो फ्लक्चुएट करता है, सबको नहीं पता होता कि आज डे 10 है, आज डे 17 है, आज 14 है, आज 13 है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत ही मतलब हो सकता है पर बहुत कम, है ना।
तो ये जो हो गया, ये बस एक मेथड है कि कपल अगर 10 to 17 डे के बीच में अगर वो कोइटस ना हो तो फिर नहीं कंसीव नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसीव करने से हम लोग रोक सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, इस मेथड का क्या नाम है? तो इस मेथड का नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो ये मेथड का क्या नाम है? इस मेथड का नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें इजैकुलेशन के थोड़े से पहले जब विथड्रॉ कर लिया जाता है ना पेनिस, तो उस मेथड का नाम है कोइटस इंटरप्टस, है ना, कोइटस इंटरप्टस। अब आता है विच मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। देखिए, जैसे कि कोई जो न्यूली अभी जैसे कि न्यू मदर है ना, तो वो फीड करवाती हैं अपने चाइल्ड को, तो उस टाइम लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, यानी कि जो गोनाडोट्रोफिन्स का अमाउंट होगा वो सप्रेस हो जाता है ना, वो सप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से कंसीव नहीं होता, ठीक है, कंसीव नहीं होता। तो उस मेथड का क्या नाम है? उस मेथड का नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इस मेथड का नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखिए, जो ये सारे मेथड्स मैंने अभी आपको बताया कि बैरियर मेथड, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये सारे कौन से मेथड में आते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड है ये सारा मेथड क्या है? नेचुरल मेथड है ना, ये सारा नेचुरल मेथड है। इसमें कोई भी डिवाइस नहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो उसका जो सक्सेस रेट होता है ना, वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है, नेचुरल मेथड का। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटराइन डिवाइस? तो कौन सा नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटराइन डिवाइस है? वो है लिपीज़ लूप, है ना, लिपीज़ लूप। अब आता है मल्टी लोड कंटेन्स। जो मल्टी लोड है ना, मल्टी लोड 375 जो है वो एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ना, इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। और इसमें कौन सा एलिमेंट रहता है ना, तो मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इसमें हो जाएगा कॉपर रहता है, ठीक है, कॉपर आयन। फिर आयोडीज प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, आयोडी जो होता है उसमें प्रेगनेंसी कैसे रोकते हैं आयोडीज के थ्रू? तो इनिबिटिंग फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल यूटराइन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। फिर इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन यूटरस। फिर सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है जो फिजियोलॉजी है और जो मॉर्फोलॉजी है यूटरस का, ठीक है, यूटरस का जो फिजियोलॉजी है, जो मॉर्फोलॉजी है, अगर वो चेंज कर दिया जाए जिससे कि इम्प्लांटेशन ना हो, तो ये भी सही है कि ये चेंज कर दिया जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। फिर हो गया इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस, स्पर्म्स जो होते हैं वो अगर उनका फैगोसाइटोसिस हो जाए यूटरस में तो भी कम हो जाएगा। फिर उनकी जो मोटिलिटी हो गई, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हो गई, अगर वो भी सप्रेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो भी क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर टी इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइंस द रोल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर टी है, इंट्रा यूटराइन जो डिवाइस यहाँ पे लिया गया है, वो उसका क्या रोल होता है, इसमें कॉपर का रोल क्या है? तो कॉपर का रोल यहाँ पे ये है कि जो कॉपर है ना, वो स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उसकी कम कर दी जाती है ना कॉपर के थ्रू, तो इसीलिए कॉपर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हाउ डू दी पिल्स वर्क? तो पिल कैसे काम करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है? 1, इट इनिबिट्स द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इट ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, इट इनिबिट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो पिल्स होंगे ना, वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, इनिबिट कर सकते हैं, इनिबिट कर दिया उन्होंने।
फिर जो क्वालिटी है सर्वाइकल म्यूकस की वो अगर ज़्यादा थिक कर दी जाए, है ना, ज़्यादा म्यूकस ज़्यादा हो जाए तो इससे प्रिवेंट या फिर रिटार्ड कर सकते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म की। और इट इनहिबिट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये नहीं ऑल्टर करता है, ये इनहिबिट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, है ना। फिर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सहेली। सहेली क्या है? सहेली एक पिल होता है, ठीक है, सहेली एक पिल है जो कि डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में। फिर इन्होंने क्या कहा है? कंटेन्स अ स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ नॉट अ स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज़ अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। कैसा प्रिपरेशन है ये? नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। फिर वंस अ वीक पिल, यानी कि एक वीक में एक बार ही लेना है। मेनी साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा नहीं होता, कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वेरी लो साइड इफ़ेक्ट्स। कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी हाई होता है, ये भी बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होगा। फिर वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। और लो कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 1, 3, 5 एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। फिर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए? तो ये हो जाएगा इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। तो देखिए, वेसेक्टोमी में क्या होता है कि जो वास रेफरेंस होता है ना, उसको कट करके बांध दिया जाता है। इट्स अ सर्जिकल मेथड होता है ये, और ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये रिवर्सिबल, एक बार हो गया तो वापस रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, हो गया तो हो गया, है ना। इसमें सब कुछ होगा, ठीक है, कोई चेंज उसमें खास होता नहीं है। जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो बस नहीं होंगे सीमेन में, स्पर्म नहीं होता है उसमें, सब बाकी सब सेम रहेगा पर स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि वास रेफरेंस ही हमने कट कर दिया। जब वास रेफरेंस कट कर दिया तो आगे के जो भी रूट होगा वहाँ पे स्पर्म कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। तो इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, ये उतना अच्छा हम नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होगा लेकिन वो सेमेन में नहीं जाएगा, है ना, ये चीज़ होता है मेन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में किया था। ये किसकी वजह से फैलता है? HIV वायरस, जो कि किस टाइप का वायरस है? एक रेट्रो वायरस है ना। तो इसके कॉमन मीन्स क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर से उनको ज़्यादा खतरा होगा, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि अगर किसी इंसान को HIV है ना, एड्स है उनका, और अगर उनका ब्लड हमारे अंदर आ गया, जैसे कि सपोज़ उनके थ्रू यूज़ किया हुआ जो इंजेक्शन था, अगर उसी इंजेक्शन से हमारा भी ब्लड लिया गया, तो फिर क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा कि हम लोग में वो वायरस आ जाएगा, हमें भी एड्स हो सकता है। फिर अगर किसी की मदर के पास है तो उनका जो बच्चा होगा आगे, उनका जो चाइल्ड होगा, उनमें भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉमन मीन्स होते हैं एड्स की ट्रांसमिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द टेक्निक कॉल्ड गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। तो गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो है, गिफ्ट मेथड जो है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये एक आर्ट मेथड है, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ऐसा ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स उनका मतलब कि सूटेबल है, वो चाइल्ड फीटस हो जाएगा ग्रो, लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं होता उनका, है ना। तो अगर कोई अनदर फीमेल अपना ओवम डोनेट कर देती है, मतलब उनको दे, तो फिर हो सकता है, ठीक है, वो जो फीमेल है तो फिर ये जो मेथड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, हु कैन नॉट रिटेन फीटस इनसाइड यूटरस, हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वो जो फीमेल है जिन पे ये गिफ्ट टेक्निक यूज़ करा जा रहा है, वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, बाकी वो फीटस ग्रो
उनमें कर सकता है, वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम एग्जिस्टेड फॉर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? गिफ्ट है, जिफ्ट है, आईसीएसआई है, ईटी है। तो गिफ्ट क्या होता है? गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर होता है जिफ्ट, क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर आईसीएसआई क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये जो मेथड है जिसमें डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द ओवम बाय, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। फिर द इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो कंसीव क्यों नहीं कर पाएंगी? वो कंसीव इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि गोनाडोट्रोफिन्स का जो लेवल है वो सप्रेस कर दिया जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सप्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन्स, है ना। गोनाडोट्रोफिन्स में क्या आता है? एलएच और एफएसएच। एलएच यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विद इन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज़ करते हैं? इमरजेंसी अगर ऐसे कोइटस, अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो गया, अगर कोई कंसीव नहीं करना चाहता है उस टाइम पे, तो वो क्या कर सकता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकता है। पर वो कब लेते हैं? 72 आवर्स ऑफ कोइटस में लेंगे, ठीक है। और ये मेथड में एक्चुअली प्रिंसिपल क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है लेकिन हमें इम्प्लांटेशन रोकना है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 आवर्स ऑफ कोइटस। ओके, थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। और सभी क्लासेस बायोवर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।